तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस चैनल द ज्ञानपीठ में। और आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि आज एक बहुत महान व्यक्ति का 135वां जन्मदिन है, जिनको आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से जानते हैं। उनकी जो शिक्षा रही है वो किस प्रकार रही है और कितने मुश्किलों में उन्होंने अपनी शिक्षाएं ली, और साथ में वो इतने ऊंचे पद पे चले गए कि वो आपके इस देश, इस भारत के संविधान के रचयिता भी माने जाते हैं। उनकी जो शिक्षा रही है वह केवल और केवल इस देश में जो भी व्यक्ति, जो हाशिए वाले व्यक्ति हैं, जो गरीब व्यक्ति हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए उनकी शिक्षा पूरी तरीके से रही है। उन्होंने अपना पूरा जीवन उनके लिए समर्पित कर दिया, जो कि हाशिए पे थे, जो कि गरीब थे, औरतें जिनकी जो भी मांग है उनके लिए अंबेडकर आगे खड़े हुए, औरतों को उनका हक दिलवाए। साथ में अंबेडकर जी के बारे में हम क्या कहें, आपको उनके बारे में पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। पढ़ के आपको पता चलेगा कि उनका संघर्ष उनके जीवन में कितना रहा है, ठीक है। और अभी तो हम लोग का कुछ संघर्ष नहीं है, बस अपना खा पी रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कमा रहे हैं, कोई संघर्ष नहीं है। उनका पूरा संघर्ष दूसरों के लिए रहा है, ठीक है। तो उनसे प्रेरणा लेते हुए आप जो है उन्हीं के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं और अपने जीवन को इस देश के लिए समर्पित कर सकते हैं। तो इतना कहते हुए मैं अपने लेक्चर्स को आगे लेके चलता हूं। तो आइए बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। आपने चैप्टर पढ़ा होगा। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ये नीट के लिए हो या मेंस के लिए हो या बोर्ड्स के लिए हो, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। इस चैप्टर में हम मोटे मोटे तौर पे रिवीजन करेंगे और उन्हीं टॉपिक्स को देखेंगे जो कि एग्जाम में आने वाला हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाला हो, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग पढ़ते क्या हैं? तो जैसा कि आपको बताया जाता है कि इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। चार्ज जब रेस्ट में हो तो उसकी स्टडी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में करते हैं, ठीक है। अब ये रेस्ट जो चार्ज होते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ते हैं वो अभी इस चैप्टर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का जो सबसे पहला चैप्टर है वो आपका है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ये आपका पहला चैप्टर है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में की पॉइंट्स क्या होने वाले हैं उनको थोड़ा ध्यान दीजिए, जो कि मेन है। तो की पॉइंट्स होने वाले हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये की पॉइंट्स हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपको पढ़ना है। साथ में कंडक्शन क्या होता है और इंडक्शन क्या होता है, ये आपको थोड़ा देख लेना है। तीसरा कूलम्ब्स लॉ की बात कर लेंगे। केवल मोटे मोटे टॉपिक की बात कर रहे हैं, इनके बीच में बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन मैं केवल मोटे टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूं, कूलम्ब्स लॉ। चौथा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। और पांचवा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेज, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेज, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेज। छठवां हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, अनएक्सियल एंड इक्वेटोरियल, ठीक है। ये सब बात करते हैं हम लोग। साथ में इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करेंगे। अगला
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल और इक्वेटोरियल साइड बाई सेक्टर की बात करेंगे। साथ में टॉर्क ऑन डाइपोल देखेंगे, टॉर्क ऑन डाइपोल, टॉर्क ऑन डाइपोल। फिर अगला इसमें होने वाला है, अगला होने वाला है इसमें, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे। फिर गॉस लॉ की बात करेंगे और गॉस थ्योरम की बात करेंगे और इसके जो 3 एप्लीकेशन है उसकी बात करेंगे। ठीक है, ये आपका होने वाला है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में लेक्चर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, किसी भी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो इस क्लास में, इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक्स को लेके एक एक बात करूंगा और एक एक पे मैं आपको एग्जांपल्स भी दिखा दूंगा कि इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। अब सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि चार्ज होता क्या है। तो चार्ज के बारे में तो यही पढ़ा जाता है कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर, इट कैन बी प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। कि जो भी आपका चार्ज है वो चार्ज हवा में तो चल नहीं सकता, चार्ज को चलने के लिए मैटर चाहिए, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो। साथ में जो चार्ज हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाते हैं और मैग्नेटिक फील्ड भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए सीधे चार्ज के बारे में अगर हम कुछ बात करेंगे तो यही बात करेंगे कि चार्ज का यूनिट क्या होता है। तो चार्ज का यूनिट होता है कूलम, जो कि इस कूलम के नाम पे ही रखा गया है। जैसे फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, वर्क का यूनिट होता है जूल, तो ये साइंटिस्ट के ही नाम पे है। तो जो कूलम है वो एसआई यूनिट होता है चार्ज का। चार्ज के होते हैं 2 टाइप्स, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। चार्ज को सबसे पहले फिजिक्स में किसी ने बताया तो वो थे आपका थेल्स, जो कि एक ग्रीस के रहने वाले थे। मिलेटस जगह था, उसका नाम ग्रीस में मिलेटस था। वहीं पे एक थेल्स थे जो कि ग्रेट फिलोसफर थे 600 बीसी के। उन्होंने चार्ज के बारे में यही बताया था कि एक अंबर और फर को आपस में रगड़ा जाए तो बॉडी जो है इलेक्ट्रीफाइड हो जाती है, मतलब चार्ज हो जाती है। ठीक है, साथ में एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। 1750 में, शायद 1750 के आसपास, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आपको 2 टाइप्स के चार्ज बताए, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव चार्ज। ये जो नाम है उन्होंने ही रखा था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब आइए हम मेन मुद्दे की बात करते हैं, क्वांटाइजेशन की बात करते हैं। तो क्वांटाइजेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है और क्वांटाइजेशन होता क्या है। तो क्वांटाइजेशन की अगर हम बात करेंगे तो क्वांटाइजेशन का मतलब होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। कि जो भी एक बॉडी से या एक एटम से दूसरे एटम में जो भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा वो इंटीजर मल्टीपल में होगा और वही ट्रांसफर ऑफ चार्ज कहलाएगा। तो अगर ए से बी में एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, तो Q चार्ज ट्रांसफर हो गया। तो Q इक्वल टू क्या हुआ, 1E। तो 1 क्या है, नंबर है, इंटीजर है, E क्या है, इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। देन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, आप 2 चार्ज भी भेज सकते हैं, 3 चार्ज भी भेज सकते हैं, मतलब इंटीजर नंबर में जितने चार्ज चाहें उतने चार्ज भेज सकते हैं। तो हम यहाँ पे NE लिख देते हैं, जो कि प्लस माइनस दोनों में हो सकता है। आपको पता है कि इंटीजर प्लस में भी होता है माइनस में भी होता है। और यहाँ पे जो भी N है
वो n एक इंटीजर है जो कि नंबर होता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, प्लस और माइनस दोनों में आप ले सकते हो क्योंकि इंटीजर है। इसी फार्मूले को हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अब ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है वो कहाँ कहाँ कब कैसे कैसे यूज होता है, तो आपने एग्जांपल्स में पढ़ा होगा कि यदि ऐसे दिया जाए क्वेश्चन कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपने पढ़ा होगा, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम, तो गिवन में क्या दिया है 1 कूलम। 1 कूलम क्या है, चार्ज है, तो Q का वैल्यू दिया हुआ है 1 कूलम, निकालना क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आपको गिवन में क्या है E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। मिलिकन्स आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को प्रूफ किया गया है और उसमें इस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को निकाला गया 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। अब E दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, आपको N निकालना है, तो इस फार्मूले में पुट करके आप निकाल लेंगे और आंसर आएगा 6.25 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। कोई दूसरा एग्जांपल भी आप ले सकते हैं, जैसे कि एक बॉडी है और इस बॉडी से हर एक सेकेंड 10 का पावर 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में 10 का पावर 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। तो जब 10 का पावर 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो बताइए इस बी बॉडी पे 1 कूलम चार्ज इकट्ठा करने में कितना समय लगेगा, इस बी बॉडी पे 1 कूलम चार्ज इकट्ठा करने में कितना समय लगेगा। तो 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1 कूलम चार्ज में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6.25 इंटू 10 का पावर 18। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ इकट्ठा करने हैं और 10 का पावर 9 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड आ रहा है ए से बी में, तो बताओ कितना टाइम लगेगा ट्रांसफर होने में। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लगा भी सकते हो। ये तो वही बात हो गई कि एक कमरे में हर सेकेंड 10 लड़के आ रहे हैं, तो 100 लड़के इकट्ठा करने में कितना समय लगेगा, तो आप सिंपल सा बता देते हो 10 सेकेंड डिवाइड करके। तो ये भी वैसे ही बता सकते हैं और आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। साथ में इसमें क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि कुछ चार्ज की वैल्यू दी रहेगी और आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये चार्ज पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। जैसे कि मान लो हमने आपको दे दिया Q का वैल्यू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 20 कूलम, इतना हमने चार्ज दे दिया और कहा गया कि क्या ये चार्ज क्वांटाइजेशन के लिए पॉसिबल है या नहीं है। तो आप क्या करोगे, Q इक्वल टू NE से N की वैल्यू निकालोगे। तो Q कितना दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 20 कूलम और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। अगर N की वैल्यू इंटीजर में आया तो ये चार्ज पॉसिबल होगा और अगर N की वैल्यू फ्रैक्शन में आया तो ये चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। तो आप देखो इसको सॉल्व करके, इसको ऐसे काट दिए 1.6 से 1.6, 10 का पावर माइनस 19 ऊपर जाएगा, 10 का पावर प्लस 19 हो जाएगा। तो 10 का पावर माइनस 20 में से प्लस 90 घटाओ तो क्या आएगा 10 का पावर माइनस 1। तो 10 का पावर माइनस 1 क्या आ गया जी 1/10, मतलब फ्रैक्शन में आ गया। इसका मतलब ये चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हो क्वांटाइजेशन के ऊपर। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा कंडक्शन को लेके, ठीक है। तो जो भी ये टॉपिक है आराम से पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए ताकि आप अपने जो क्वेश्चंस है वो आसानी से कर सके, ठीक है। कंडक्शन का मतलब क्या होता है, तो सिंपल से आपको बता दें कि किसी भी दो बॉडी को, ठीक है, मान लो हमने कोई दो कंडक्टिंग मटेरियल ले लिया, कोई दो स्फीयर ले लिया, कोई दो मेटेलिक स्फीयर ले लिया और इन दो मेटेलिक स्फीयर को हमने वायर से कनेक्ट कर दिया। तो क्या होगा, स्फीयर ए से स्फीयर बी में चार्ज ट्रांसफर हो सकता है और या स्फीयर बी से स्फीयर ए में चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि ए वाला चार्ज बड़ा है कि बी वाला चार्ज बड़ा है। हायर से लोअर में हमेशा चार्ज ट्रांसफर होगा और ये चार्ज तब तक ट्रांसफर होगा जब तक कि दोनों पे चार्ज बराबर न हो जाएं, दोनों पे चार्ज बराबर न हो जाएं। तो इसके क्वेश्चंस को आप कैसे करेंगे, तो यदि मान लो ए पे चार्ज हो 10 कूलम और बी पे चार्ज हो 6 कूलम चार्ज हो, कहा जाए कि यदि इन दोनों को हम टच करा दें वायर से या दोनों को कांटेक्ट में ला दें
और कांटेक्ट मिलाने के बाद अलग कर दें तो कितना चार्ज एक दूसरे पे होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये 10 कूलम और ये 6 कूलम, तो इसका रूल क्या है, Q ऑन इच कितना हो जाएगा, तो Q1 प्लस Q2 को जोड़ के और बाई 2 कर दीजिएगा, वही हर एक स्फीयर पे चार्ज होगा। तो Q1 कितना है 10 और Q2 कितना है 6 और बाई 2 कर दिया तो कितना आया 8 कूलम आ गया। मतलब कि जब इन दोनों को टच करा के अलग करेंगे तो A पर आएगा 8 कूलम और B पे भी आएगा 8 कूलम। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितना सिंपल से कंडक्शन का क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इंडक्शन के ऊपर। इंडक्शन क्या होता है, तो इंडक्शन में किसी दो बॉडी को आपस में टच नहीं कराना होता है। इसमें यह होता है कि हम कोई भी एक न्यूट्रल बॉडी लेते हैं, न्यूट्रल बॉडी, और न्यूट्रल बॉडी जानते हो कि ये न्यूट्रल बॉडी अनचार्ज बॉडी होती है, अनचार्ज जो कि चार्ज नहीं है, और एक लेते हैं चार्ज बॉडी जिसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है जिसको न्यूट्रल बॉडी के पास हमने लाके रोक दिया, टच नहीं कराया, बस रोक दिया। तो क्या होगा कि न्यूट्रल बॉडी में जितना पॉजिटिव उतना क्या होता है, नेगेटिव होता है। जो नेगेटिव वाला चार्ज होगा वो इस प्लस वाले से अट्रैक्ट होके इस स्फीयर के एक दीवार पे आ जाएगा, और पॉजिटिव वाला रिपेल होके इस स्फीयर के दूसरे दीवार पे जाके चिपक जाएंगे। तो क्या ये चार्ज हो गया? नहीं, अभी भी जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव है, तो ये अभी भी न्यूट्रल है। अब क्या करेंगे, इसको हम अर्थिंग करा देते हैं। अर्थिंग कराने से क्या होगा, पूरा का पूरा पॉजिटिव न्यूट्रल हो जाएगा और इसमें क्या बच जाएगा, नेगेटिव बच जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब इसमें बच जाएगा नेगेटिव और इसके बगल में एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। अब कहोगे कि नेगेटिव वाला अर्थिंग से क्यों नहीं चला जाएगा, तो भाई साहब पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को पकड़ा हुआ है, ये जान नहीं सकता है। अब क्या करेंगे, पहले अर्थिंग हटाएंगे उसके बाद ये बॉडी को हटाएंगे, नहीं तो पहले ही बॉडी हटा लोगे तो फिर से नेगेटिव उतर जाएगा अर्थिंग में। इसलिए पहले अर्थिंग को हटा के उसके बाद इस चार्ज बॉडी को हटा देंगे, तो फाइनली आपका जो न्यूट्रल बॉडी था, जो अनचार्ज बॉडी था, वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। इसका मतलब किसी पॉजिटिव बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास लेके आएंगे तो अनचार्ज बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। यदि किसी नेगेटिव चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के पास लेके आएंगे तो न्यूट्रल बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ये प्रिंसिपल है इंडक्शन का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, अब कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, तो कूलम्ब्स लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास कोई दो रेस्ट चार्ज हैं Q1 और Q2, दो रेस्ट चार्ज Q1 और Q2, और दोनों पॉइंट चार्ज हैं और उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, R है। तो ध्यान दीजिएगा, कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल है केवल पॉइंट चार्ज के लिए। तो प्लस Q1 और प्लस Q2 है, इनके बीच का डिस्टेंस R है। और एक दूसरा लेते हैं प्लस Q1 और माइनस Q2 लेते हैं, इनके बीच का भी डिस्टेंस R है। तो जानते हो कि लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्सन होता है और अनलाइक चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे लग रहा है फोर्स ऑफ रिपल्सन, यहाँ पे लग रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसी फोर्स ऑफ रिपल्सन और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, और इस फोर्स को डिनोट करते हैं F से। और F इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है K हमारा स्मॉल k है, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहा जाता है इसको। ठीक है, आगे क्या होता है, Q1 Q2 इन दोनों चार्जों का प्रोडक्ट और अपान इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, R स्क्वायर। तो ये कूलम्ब्स का इक्वेशन हो गया, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यही हमारा होता है कूलम्ब्स लॉ। इसमें जो K है उस K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹। यूनिट हम लिखने को क्या लिख सकते हैं, तो K का यूनिट होगा न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये हो गया K की वैल्यू। ठीक है, इसमें जो यूज होने वाला एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट, इस एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जिसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो K की वैल्यू है उसको हम चाहे तो उठा के यहाँ पे पुट कर सकते हैं, और जब यहाँ पे पुट करेंगे तो वो इक्वेशन कुछ ऐसा दिखेगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1
Q2 अपान आर स्क्वायर। तो बाबू ये तब लगाओगे जब दो चार्ज कहां पे रखे गए हो, एयर में रखे गए हो। जब दो चार्ज एयर में रखे गए हो तब ये फार्मूला आप लगाएंगे, ठीक है। वहीं पे यदि दो चार्ज मीडियम में रखा गया हो, आपके दिमाग में आएगा कि यदि दो चार्ज किस में रखा गया हो, मीडियम में रखा गया हो, तो वहां पे कौन सा रूल लगाएंगे, ठीक है। तो मीडियम यहां पे कौन सा आ सकता है, मीडियम कोई इंसुलेटर हो सकता है, कोई भी इंसुलेटर हो सकता है, और उस मीडियम जो कि एक इंसुलेटर हो सकता है उसको हम लोग यहां पे मान के चलेंगे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको डिनोट हम लोग करते हैं कैपिटल के से, जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल के से। तो याद रखिएगा कि जो भी मीडियम आएगा उस मीडियम का अपना एक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू होगी जो कि होता है के, और ये जो के है इसकी वैल्यू लगातार बदलती रहेगी मीडियम के बदलने के साथ साथ, ठीक है। तो इसका इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां लगा हुआ है एयर है तो यहां एयर नहीं है तो केवल एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब आपको हम बता दें कि एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट का जो रेशियो होता है वो एप्सिलॉन आर के बराबर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। और ये जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है वही कैपिटल के होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होता है। तो ये बताइए एप्सिलॉन की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, के इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ जो एप्सिलॉन है उसके जगह पे हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। और ये जो इक्वेशन है वो ऐसा इक्वेशन है जो कि सब जगह लगा सकते हो, एयर में भी लगा सकते हो और मीडियम में भी लगा सकते हो। लेकिन ये जो दोनों है इसको एयर में लगाएंगे, इसको मीडियम में, लेकिन ये जो फार्मूला है ये एयर और मीडियम दोनों के लिए लग सकता है। तो जैसे एग्जांपल में आपको बताऊं, एयर अगर है तो एयर के लिए के की वैल्यू 1 होती है, एयर के लिए के की वैल्यू 1 होती है। अगर यहां के की वैल्यू 1 रख दें 1, तो क्या ये इक्वेशन यही बन जाएगा, यही वाला इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से के की वैल्यू बदलते हुए चले जाएंगे मीडियम के साथ साथ और आपको अलग अलग फोर्स मिलता जाएगा। अब देखिए एयर में लगने वाला फोर्स और मीडियम में लगने वाला फोर्स के बीच में आपस में हम रिलेशन अगर दिखाएं तो एयर में लगने वाला फोर्स का अगर हम बाई के टाइम्स कर दें, एयर में लगने वाले फोर्स का बाई के टाइम्स कर दें तो वही बराबर होता है मीडियम में लगने वाला फोर्स के, मीडियम में लगने वाले फोर्स के। तो क्या हम इसको K इज इक्वल टू F0 बाई FM भी लिख सकते हैं, और यही K एप्सिलॉन अपन एप्सिलॉन नॉट के भी बराबर हो सकता है। तो इन फार्मूलों को हम लगातार यूज कर सकते हैं। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी की समरी में ये सब सारी चीजें दी हुई हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इन्हीं फार्मूले के ऊपर बेस्ड होती हैं, जो कि मैं आपको आगे कराऊंगा, ठीक है। अभी टॉपिक फटाफट देख लीजिए। अगला आता है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, मतलब कि जो कूलम्ब्स लॉ में आपने फोर्स निकाला है उसी को वेक्टर के फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो Q1 है और जो Q2 है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस R है। तो जब इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहा है तो रिपल्सन जब लग रहा है तो Q1 Q2 एक साथ भागेंगे, एक साथ भागेंगे ऐसे। इसका मतलब Q1 Q2 पे फोर्स लगाया और Q2 भी Q1 पे फोर्स लगाया। जब Q1 Q2 फोर्स लगाया तो उसे बोलते हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और जब Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा तो इसको बोलते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो यही जो फोर्स है वेक्टर फॉर्म में F12 उसको हम क्या लिखते हैं, तो वेक्टर बराबर होता है मैग्नीट्यूड। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड अभी आपने क्या देखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ये हो गया फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू इसका डायरेक्शन क्या है। तो आप देखिए ये जो फोर्स लग रहा है वो इसी आर के अलोंग लग रहा है। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज ऑलवेज लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द चार्जेस, जो दो चार्ज के बीच में जो लाइन ज्वाइनिंग है उसी के अलोंग लग रहा है। तो इसका जो डायरेक्शन हो गया वो आर के ही अलोंग हो गया, आर कैप। अभी जो आर कैप है वो क्या है, एक यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है।
इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये जो R वेक्टर है वो है क्या? R यूनिट वेक्टर है, R यूनिट वेक्टर है तो वो है क्या? तो आपको बता दें R वेक्टर बराबर होता है R का मैग्नीट्यूड इंटू R का डायरेक्शन। R वेक्टर बराबर R का मैग्नीट्यूड, R का मैग्नीट्यूड कौन है? इन दोनों चार्जों के बीच का डिस्टेंस, और ये हो गया R कैप। इसी R के अलोंग हम फोर्स के डायरेक्शन को ले रहे हैं तो ये R कैप यूनिट वेक्टर हो गया। देन R कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा? R वेक्टर बाई R हो जाएगा, और इसको उठा के हम यहाँ पुट कर दें तो R वेक्टर बाई R हो जाएगा। तब आपका फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब इंटू R वेक्टर। यह हमारा हो गया F12 का वेक्टर। ठीक है, अब देखिए जो फोर्स लग रहा है वो 1 से 2 के डायरेक्शन में, देखो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो इस फोर्स का डायरेक्शन किधर है? 2 से 1 की तरफ है। इस फोर्स का डायरेक्शन किधर है? 2 से 1 की तरफ है, तो हम यहाँ R21 लिख सकते हैं, R21 लिख सकते हैं। उसी तरीके से F21 बराबर क्या लिख सकते हो? तो F21 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हो गया मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन क्या हो गया? R12 का कैप, क्योंकि जो फोर्स 2-1 है वह किधर से किधर को लग रहा है? 1 से 2 की तरफ लग रहा है, तो R12 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि फोर्स का वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे। साथ में इसमें कुछ चीजें और बताई जाती हैं कि जो F12 है और जो F21 है ये दोनों फोर्स आपस में बराबर होते हैं, मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं, लेकिन जब हम वेक्टर की बात करेंगे तो इसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है, इसलिए हम यहाँ माइनस लगा लेते हैं। यही होता है न्यूटन्स का थर्ड लॉ। इसका मतलब जो कुलाम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है वो न्यूटन्स के लॉ को भी क्या करता है? वेरीफाई करता है, न्यूटन्स के थर्ड लॉ के लिए वैलिड है। ठीक है, तो ये है हमारा कुलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। साथ में अगर हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात करें, अगला टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है इसको हम थोड़ा बता दें। तो अभी तक आपने देखा कि दो चार्जों के बीच में फोर्स लगता है। अभी हम यहाँ देखेंगे दो से अधिक चार्जेस जब हों तो फोर्स कैसे लगता है। तो यदि कोई Q1 चार्ज है, कोई Q2 चार्ज है, कोई Q3 चार्ज है, कोई Q4 चार्ज है, कोई Qn चार्ज है और कोई यहाँ पे Q0 टेस्ट चार्ज है, तो ये सभी चार्ज मिलके इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं और ये सभी अपना अपना फोर्स लगाते हैं। जैसे Q1 Q0 पर फोर्स लगाएगा तो बोलेंगे फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 1। तो ध्यान दीजिएगा Q1 ने अपना फोर्स लगाया Q0 के ऊपर और ये फोर्स का डायरेक्शन इसी डिस्टेंस के अलोंग है। ठीक है, उसी तरीके से Q2 अपना फोर्स लगाएगा फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 2, Q3 भी अपना फोर्स लगाएगा फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 3। ऐसे ही n नंबर ऑफ चार्ज की वजह से फोर्स लगेगा F0n। तो ये जो सभी फोर्सेस हैं वो इंडिविजुअली अलग अलग लग रहे हैं, कोई भी फोर्स एक दूसरे को कैंसल नहीं कर रहा है, इफेक्ट नहीं कर रहा है, सब अपना अपना फोर्स लग रहा है। तो इन सभी फोर्सों का जो वेक्टर सम होता है, इन सभी फोर्सों का जो वेक्टर सम होता है प्लस डैश 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 F0n, जो वेक्टर सम होता है वही इस चार्ज के ऊपर लगने वाला नेट रिजल्टेंट के बराबर होता है। इसे वो कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब इसके न्यूमेरिकल की बात हम अगले क्लास में ठीक करेंगे, पहले इसको आप अच्छे से रिवाइज करिएगा, मन करते इसके ऊपर एग्जाम्पल लगाइएगा। इसके ऊपर अगला जो क्लास होगा इसके ऊपर पूरा का पूरा मैं क्वेश्चन कराऊंगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।